आदमी को आप तुच्छ समझते हैं, गली का नाली का कीड़ा मकोड़ा समझते हैं और बाकी सब लोगों को आप एलिट क्लास समझते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन विशिष्ट व्यक्तियों के लिए नहीं है, राइट टू इन्फॉर्मेशन सबके लिए। वीडियो फुटेज देने में आखिर आपको दिक्कत क्या है जब पिटिशनर आपको पूरा पैसा दे रहा है? ये पूरे देश में अनिल मसीह बनाना चाहते हैं। यही तो बात है सुरेंद्र जी कि अगर सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं होती तो अनिल मसीह जैसे लोग कैसे पकड़े जाते। ये कांग्रेस ने जो संविधान बनवाया था उसमें सबको बराबरी का हक दिया था, कोई विशिष्ट नहीं है। तो हमारा तो नुकसान हुआ ना राइट टू इन्फॉर्मेशन से। 2004 से 2014 के बीच में जितना राइट टू इन्फॉर्मेशन सुब्रमण्यम स्वामी एंड कंपनी और पूरी भाजपा एंड कंपनी ने ला करके अनुचित जो लाभ लिया है, लेकिन हमने कभी मना नहीं किया, इस एक्ट को कमजोर करने की कोशिश नहीं की। लेकिन 2014 के बाद आप देखिए इनके विपक्ष के नेता जो थे राज्यसभा में स्वर्गीय अरुण जेटली जी कहा करते थे कि संसद चलाने का काम सत्ता पक्ष का है, उसको तय करना है कि कैसे संसद चलाई जाए, निगोशिएशन करिए, बातचीत करिए, कुछ करके संसद चलाइए, आपका काम है, विपक्ष का काम तो नहीं। सुरेंद्र जी, बैंक चोरी के मामले में एनकाउंटर कर देना मतलब ये पुलिस स्टेट बनाना चाहते हैं, अपनी हर फेल्योरिटी का जवाब गोली से देना चाहते हैं, अपने हर सामाजिक राजनीतिक या आर्थिक फेल्योरिटी का जवाब मूल रूप से इनके पास पुलिस की गोली है। जो सोच इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है संविधान के प्रति, अगर वो सोच कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की होती तो क्या आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने की पात्रता रखते थे क्या, या अटल जी रखते थे क्या? दोनों तरफ से खेल रहे हैं। ये संविधान को ही भ्रम में, संशय में, भय में, कोहरे में ला देना चाहते ताकि लोग कहें कि अरे यार ये सब चीजें बेकार है, कहाँ चक्कर में पड़े हो सुप्रीम कोर्ट के, कहाँ चक्कर में पड़ो इलेक्शन, सब भ्रष्ट हैं, कुछ नहीं हो सकता, सब वैसे ही हो जाएगा। जिस दिन उनको ये पता चलेगा कि इन लोगों ने छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर हमारे अधिकारों पर डाका डाल दिया है, उस दिन भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा मैं सोच के सलाम नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट का कार्यक्रम भारत में विपक्ष। इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं मेरे मेहमान कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद कुणाल भाई, कैसे हैं? बस बढ़िया सर। सुरेंद्र जी, शुरुआत की जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव संचालन जो नियम है 1961 इनमें बदलाव कर दिया और अब इसके हिसाब से वो जो बूथ्स की सीसीटीवी फुटेज है वो नहीं देगी। और ताज्जुब की बात यह है कि ये उनका फैसला अपने आप नहीं आया, उनका फैसला तब आया जब पंजाब हरियाणा कोर्ट ने एक पेटिशनर के लिए कहा कि आप इनको ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू हरियाणा असेंबली इलेक्शंस प्रोवाइड करा दीजिए। तो उनको याद आया कि उनको इस रूल में बदलाव करना चाहिए। अच्छा, खास बात यह है कि हरियाणा कोर्ट ने उनको बताया था कि रूल 93(2) जो है वो ये अलाउ करता है कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दीजिए। खैर, उनको लगा कि ये डॉक्यूमेंट नहीं देने चाहिए तो उन्होंने रूल बदल दिया। अब आपको लगता नहीं कि इसको करने से फायदा क्या हुआ? उनकी तो भूमिका और संदिग्ध हो गई, और ज्यादा सवाल उठेंगे, और ज्यादा क्रेडिबिलिटी कमजोर पड़ेगी। कुणाल भाई, कौन केयर कर रहा है? कहते नहीं, जब सैया भये कोतवाल तो अब डर काहेगा। जो लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अब तक क्या रहता था, अब तक सरकारी अधिकारियों को, इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को कहीं ना कहीं संविधान का खौफ रहता था। लेकिन अब संविधान का खौफ खत्म हो गया। अब तो जो चीज सत्ता पक्ष चाह रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी चाह रही है, वही हो रहा है। और यही तो हमारा आरोप है भाई, किसी भी चीज को लेजिटिमाइज करने की जगह पर आप बेशर्मी से वो काम कर रहे हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि साहब हम ये नहीं देंगे, दूसरी तरफ कहते हैं 17C पे सब कुछ है। अगर 17C पे सब कुछ है, सारा विवरण उपलब्ध है, तो क्या वीडियो फुटेज भी 17C पे उपलब्ध है? नहीं ना। आपने अंदर आकर के किसी से ठप्पा मरवाया है, कहीं गुलाबी पर्ची का इस्तेमाल किया है, कहीं लाल पर्ची का, जो जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, किसी और के नाम से किसी और ने वोट किया है, नीचे अंदर के सिस्टम में कहीं कोई घपलेबाजी है या किसी भी तरीके की है, आप उस चीज को हटाना, दबाना और छुपाना क्यों चाहते हैं? वीडियो फुटेज देने में आखिर आपको दिक्कत क्या है जब पिटिशनर आपको पूरा पैसा दे रहा है, फ्री में नहीं मांग रहा है? अब बात समझिए। आप अगर ये भी कह सकते हैं कि अगर वो फ्री में मांग रहा है तो कह सकते हैं कि भाई इसका इतना मूल्य होगा, वो आप दे दीजिए। लेकिन नहीं, चूंकि ये छुपाना चाहते हैं, अनिल मसीह, ये पूरे देश में अनिल मसीह बनाना चाहते हैं। यही तो बात है सुरेंद्र जी कि अगर सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं होती तो अनिल मसीह जैसे लोग कैसे पकड़े जाते। मैं वही बात कह रहा हूं कि पूरे देश में हर बूथ पर ये लोग अनिल मसीह बनाना चाहते हैं। तो जिस तरीके की हो रही है, आप इस चीज को देखिए कि ये संविधान के लिए भी बुरा है, ये जनतंत्र के लिए भी बुरा है,
ये बहुदलीय व्यवस्था के लिए भी बुरा है, और यकीन मानिए ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बुरा है, ये उनके लिए भी अच्छा नहीं है। अभी तो अच्छा चल रहा है उनके लिए सब कुछ, तो फिलहाल तो अच्छा हाँ, है। लेकिन सुरेंद्र जी, वो इसमें इसमें एक सवाल और है। वो ये कह रहे हैं कि जैसे आपने कहा ना कि वो ये सारी चीजें क्यों नहीं देना चाहते, इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दे रहे हैं, तो वो कह रहे हैं प्राइवेसी और सिक्योरिटी रीजंस हैं, इस वजह से हम नहीं देना चाहते हैं। और एक और बात उन्होंने कही सुरेंद्र जी, उन्होंने ये कहा है कि हमने सिर्फ 93(2) में बदलाव किया है, जिसके हिसाब से हम आम पब्लिक को ये डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे, लेकिन हमने ये मना नहीं किया है कि हम कैंडिडेट्स को नहीं देंगे, हम कैंडिडेट्स को दे सकते हैं। ऑल्दो इसका प्रोसीजर अभी तक नहीं पता है, किसी को नहीं मालूम कि वो कैसे हैंडल करेंगे सारी चीजें, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि वो कैंडिडेट्स को दे देंगे, उसके लिए मना नहीं किया। मैंने महाराष्ट्र के इलेक्शन में सुना था जी। कि 40 कैंडिडेट्स ने रिकाउंटिंग के लिए पैसा जमा कराने की पेशकश की, रिकाउंटिंग के लिए। वीवीपैट और मशीनों का मिलान है, वो करिए, शायद एक उसमें 40 लाख रुपए लगते हैं, ऐसा बताया गया था। उसके बाद उन्होंने टर्न डाउन कर दिया उस रिक्वेस्ट को 40 के 40 विधानसभाओं में। जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं कैंडिडेट को देंगे, जब कैंडिडेट मांगने लगेगा तो कहेगा नहीं, हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को नहीं देंगे, हम राष्ट्रीय दलों के अधिकृत कैंडिडेट को देंगे। किसी भी चीज के गिरने की सिक्योरिटी रीजन क्या होता है, आप मुझे बता दीजिए। कि जहां पर चुनाव हो रहा है, बूथ पर चुनाव हो रहा है, बूथ के मैनेजमेंट में लोग लगे हुए हैं, वहां पर पुलिस वाले लगे हुए हैं, उनकी किसकी सिक्योरिटी को खतरा है ये देने से? और ये खतरा कैसे खत्म हो जाएगा अगर कैंडिडेट को दे देंगे आप? तो जो खतरा आम आदमी को देने से है आपको, वही खतरा आपको दूसरी तरफ आप राइट टू इंफॉर्मेशन हम कांग्रेस पार्टी लेकर के आई थी, तो ये तो सीधा बिल्कुल। सीधा आघात राइट टू इंफॉर्मेशन पर भी है। आम आदमी को आप तुच्छ समझते हैं, गली का नाली का कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, और बाकी सब लोगों को आप इलीट क्लास समझते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन विशिष्ट व्यक्तियों के लिए नहीं है, राइट टू इंफॉर्मेशन सबके लिए। आप ये इसको प्रूव करिए कि जो आदमी ले रहा है वो मेलाफाइड इंटेंशन से ले रहा है, तो समझ में आती। लेकिन राइट टू इंफॉर्मेशन की धार को आप भोथरा क्यों करना चाहते हैं, खत्म क्यों करना चाहते हैं? इस देश को डिक्टेटोरियल एटीट्यूड की तरफ ले क्यों जाना चाहते हैं कि क्या नाम, मालिक से, राजा से कोई सवाल ही नहीं करेगा? आप इस चीज को देखिए ना, बशर अल असद जी। को आप देख लीजिए, 95% वोट लेकर के आया था अभी सीरिया में, 95%। जनता उठी, जागी। असद है कहां पर? रूस में है, आपके सामने 95% वोट लेकर के आया था, इसी इलेक्शन कमीशन से लेके आया होगा ना। वहां पर भी तो कोई इलेक्शन कमीशन होगा, बिल्कुल। वहां पर भी तो उन्होंने 93(2) में परिवर्तन किया होगा, वहां पर भी तो लोगों को सूचनाएं नहीं दी होंगी। तो सब अच्छा चल रहा है ना कुणाल भाई, ये किस दिन बुरा हो जाएगा मालूम नहीं है। और ये जो आपने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की बात कही सुरेंद्र जी, ये दर्शकों को पता होना चाहिए। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो 2005 का है, ये सिर्फ कोई पार्लियामेंट का एक्ट भर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तमाम निर्णयों में, जो कि 2005 के बाद के भी हैं, उसमें ये कहा है कि राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट, ये मौलिक हाँ, अधिकार है, और इसको अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के तहत समझा जाना चाहिए। मैं वही बात आपसे कह रहा हूं ना, मैं इसी बात को तो कहना चाह रहा हूं कि राइट टू इंफॉर्मेशन में आप जब डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, आम जनता को नहीं दे सकते। ऐसी कौन सी चीज है जो आम जनता को नहीं दे सकते, आप विशिष्ट जनता को दे सकते हैं? और देश में तो एक वोट का हक और एक वोट का महत्व, राजा के भी वोट का वही है और रंक के वोट का भी वही है, अमीर के वोट का भी है, गरीब के वोट का भी है। ये कांग्रेस ने जो संविधान बनवाया था उसमें सबको बराबरी का हक दिया था, कोई विशिष्ट नहीं है। इस चीज को ये लोग समझना नहीं चाहते, और इस चीज को समझ करके भी सामंतवाद लाना चाहते हैं, डिक्टेटोरियल एटीट्यूड लाना चाहते हैं। यही तो हमारा आरोप है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। हम कहा राइट टू इंफॉर्मेशन ला करके लोकतंत्र को और मजबूत कर रहे थे, हमारा तो नुकसान हुआ ना राइट टू इंफॉर्मेशन से। 2004 से 2014 के बीच में जितना राइट टू इंफॉर्मेशन सुब्रमण्यम स्वामी एंड कंपनी और पूरी भाजपा एंड कंपनी ने ला करके अनुचित जो लाभ लिया है, लेकिन हमने कभी मना नहीं किया, इस एक्ट को कमजोर करने की कोशिश नहीं की। लेकिन 2014 के बाद आप देखिए, कोई इंफॉर्मेशन मिलती है? सीवीसी कितने साल नहीं बना, लोकपाल कितने साल नहीं बना, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कितने साल नहीं बना, आपके सामने। तो ये खत्म कर रहे हैं लोकतंत्र को, राइट टू इंफॉर्मेशन पे आघात करना लोकतंत्र को खत्म करना। और सूचना आयोग को भी तो इन्होंने कमजोर कर दिया ना।
पार्लियामेंट हाँ, से एक्ट वही पारित कर। वही 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 मैं कह रहा हूं आपसे। तो आज की कांग्रेस डेट में इसको क्या लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई है, सुप्रीम कोर्ट गई है ना कांग्रेस इसको लेकर के, ये जो हम संचालन नियम है। हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं लेकर के, लेकिन ये लोगों के साथ एक बड़ी गजब की चीज होती है। हम्म। ये अपने ही लोगों से एक पीआईएल करा लेते हैं और उस पीआईएल में उस मुद्दे को अलग तरीके से परिभाषित करा करके कि ये तो पीआईएल पहले आ गई थी। ये भी करते हैं ये लोग। असल बात हम्म। बड़े ही जिसको कहा जाए कि अलग किस्म के लोगों से हमारा पाला पड़ रहा है। हमने नहीं सोचा था कि लोकतंत्र हम्म। को इस तरीके से नुकसान पहुंचाएंगे। ये लोग लोकतंत्र को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचा रहे हैं। आप मैं पिछले दिनों से मैं इससे पहले कभी नहीं कहता था कुणाल, एक महीने पहले मैंने कभी नहीं, मैं कहता था भाजपा भी अच्छी, ये भी अच्छा, ठीक है, जो जीता वो सिकंदर है, बाकी सब बंदर है, कोई बात नहीं। लेकिन हम्म। जिस तरीके से एक डेढ़ महीने से इन लोगों ने संसद के अंदर व्यवहार किया, हम्म। जिस तरीके से झूठ बोला, जिस तरीके से प्रतिपक्षी सांसदों से कुश्ती करने की, मारपीट करने की, गाली गलौज करने की कोशिश की, जिस तरीके से संसद को नहीं चलने दिया, तो सत्ता पक्ष का भी संसद नहीं चलने देता, आपने कभी सोचा होगा सपने में भी? हम्म। है जिस तरीके से तमाम लोगों को, अपने विरोधियों को देशद्रोही कहने का एक प्रचलन हो गया। इनके जाहिर नेता जो थे राज्यसभा में, स्वर्गीय अरुण जेटली, जो कहा करते थे कि संसद चलाने का काम जो है सत्ता पक्ष का है, उसको तय करना है कि कैसे संसद चलाया जाए, निगोशिएशन करिए, बातचीत करिए, कुछ करके संसद चलाइए, आपका काम है, विपक्ष का काम बस तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज की डेट में तो संसद रोकने का काम सत्ता पक्ष का कर लिया है इन लोगों ने, इसको लोकतंत्र मान लिया है। हम्म। और ये जो सिक्योरिटी और प्राइवेसी रीजन दे रहे हैं, ये इनको कहीं और देना चाहिए। ये आपने देखा होगा कि लखनऊ वाला जो घटना है, जिसमें इंडियन ओवरसीज बैंक में लूट हो गई और 48 लॉकर से तोड़ दिए। ज्यादा। हाँ, हाँ 42 से अधिक लॉकर तोड़ दिए गए। जी, और 42 और लॉकर तोड़े हैं। सारी हाँ, सिक्योरिटी जहां बढ़ानी है वहां नहीं बढ़ाएंगे। वही बात है कि अमर उजाला में खबर छपी कि वहां सिक्योरिटी गार्ड ही नहीं था, वो आराम से रात भर खोदते रहे दीवार, और दीवार खोदने के बाद उन्होंने चोरी कर ली। अब क्या है कि अब दो लोग एनकाउंटर कर दिया। मैं ये सोच रहा हूं, और तमाम जगह बातचीत भी चल रही है, कि दो लोग, जब आप देख रहे हैं कि उनके पास से लगभग 2 किलो सोना बरामद हो गया, सब कुछ हो गया है, तो उनका एनकाउंटर क्यों हुआ? हो सकता है कि उनके पास कोई ऐसी सूचना हो जिससे कोई नेता या कोई अधिकारी फंस रहा हो। अगर उनको छोड़ दिया गया तो वो कल के दिन बयानबाजी करेंगे, कुछ बोलेंगे, न्यायालय में जाएंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो मालूम चला उनका ये जो है एनकाउंटर ही करवा दिया गया। एक बड़ी पुरानी कहानी थी, कहाँ की थी मैं नहीं जानता, सच है झूठ है, कि एक हम्म। बैंक में कुछ डकैत पहुंचे, उन्होंने हम्म। डकैती करके चले गए। अगले दिन अखबार में निकला कि डकैती जो है 10 करोड़ रुपए की हुई। तो हम्म। डकैत के सरदार ने भी अखबार पढ़ा। उसने हम्म। कहा कि अरे भाई, डकैती तो हमने 2 करोड़ की करी। वो हम्म। वापस आया बैंक मैनेजर के पास। उसने कहा साला हम्म। हमने 2 करोड़ की करी थी, 10 करोड़ काहे निकल रहा है? तो कहने लगा साहब हम भी तो कुछ करेंगे। 8 करोड़ रुपया। तो उसने कहा कि हराम खोरो, भाई मुझे हम्म। तो थाने में भी बताना है ना। थाने वाले क्या नाम, ये 2 करोड़ मान ही नहीं रहे हैं, वो तो 10 करोड़ मान रहे हैं। तो मसला क्या है कि पूरे कुएं में भांग, ये कहानी है, इसका सच्चाई से पता नहीं वास्ता है या नहीं है। लेकिन ये जो हम्म। आप चिन्हट वाली बात कह रहे हैं, उस जी कहानी जी। से जरूर कुछ मिलती जुलती दिखती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस समय पूरे सिस्टम को गंदा करने में जो काम चल रहा है, उसमें चाहे धृतराष्ट्र के तरीके से भारतीय जनता पार्टी आंख मूंदे हुए हो, और चाहे उसकी सरकार किसी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल हो रही हो, लेकिन समाज और सिस्टम खराब हो रहा है। सुरेंद्र जी, बैंक चोरी के मामले में एनकाउंटर कर देना, मतलब, और एनकाउंटर की वही भाषा इस्तेमाल करना जो बार बार हर जगह आती है कि उन्होंने रिटेलिएट किया तो हमने काउंटर रिटेलिएट किया। और सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर ही है ये, अगर आप फेक एनकाउंटर करते हैं। नया कुछ नहीं है इनके पास। ये पुलिस स्टेट बनाना चाहते हैं, अपनी हर फेल्योरिटी का जवाब गोली से देना चाहते हैं, अपने हर सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक फेल्योरिटी का जवाब मूल रूप से इनके पास पुलिस की गोली है। जिस तरीके से अंग्रेजों का क्रूर शासन हिंदुस्तान में, अफ्रीकन मुल्कों में रहता था, कि हर चीज का जवाब वो गोली से देते थे। जलियांवाला बाग कहीं पर भी बना सकते थे, जनरल डायर कोई भी बन सकता था। वो सिस्टम है इन लोगों का, चुप करने का। तो आप इस चीज को देखिए ना कि आज इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं,
वो लोकतंत्र के लिए मुफीद नहीं है, वो हिटलर शाही के लिए मुफीद है। और सुरेंद्र जी, शायद आपने ये पढ़ा हो कि इसी चोरी में, इसी डकैती में जो गोल्ड लोन के लॉकर थे उनको छुआ भी नहीं गया। गोल्ड लोन के लॉकर्स जो हैं वो छुए भी नहीं गए। अब ये चोरों को कैसे पता कि कौन से लॉकर गोल्ड लोन के हैं, कौन से लॉकर किसके हैं, ये उन्हें कैसे पता चलेगा? अब तो ये जो तो ज्वाइंट जांच सीपी होनी। है, हाँ, हाँ ये ज्वाइंट तो सीपी है, वो कह रहे हैं कि कोई अगर कुछ हुआ तो जो बख्शा नहीं जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल होती है वही हो रही है। पर मैं तो बस इतना समझता हूं कि अगर वो चोर थे, अगर आपने पकड़ लिया थे तो आरोपी थे, अब तो ये कभी साबित भी नहीं हो पाएगा कि उन्होंने चोरी की थी कि नहीं की थी। आप ही कह रहे हैं कि उन्होंने चोरी की थी और उन्होंने कबूला था, और पुलिस के सामने कबूलनामा एविडेंस एक्ट के तहत कोई कबूलनामा नहीं माना जाता। इसका कोई अर्थ नहीं कि वो अपराधी ही थे। और हम लोगों ने देखा ये 2020 का जो दिशा रेप कांड था, जिसमें इन लोगों ने 4 लोगों को मार दिया था, और फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी ने कहा कि ये जो है स्टेज्ड था, जो ऑर्केस्ट्रेड था, पूरा जो एनकाउंटर था स्टेज था। और उत्तर प्रदेश के मामले में तो एनएचआरसी की रिपोर्ट ही है, जिसमें एनएचआरसी की रिपोर्ट कह रही है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 है एनकाउंटर के मामले में। ये कानून ही नहीं मानते ना, यही तो मैं कह रहा हूं, संविधान बदलना चाहते हैं, ये मनुस्मृति लाना चाहते हैं, देश की बहुदलीय व्यवस्था को, संविधान को, आरक्षण को, सबको खत्म करना चाहते हैं, ये माइट इज राइट लाना चाहते हैं। अगर यही चीज, इसका लेशांश भी जवाहरलाल नेहरू जी ने सोचा होता, तो क्या आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने की वो पात्रता रखते थे क्या, या अटल जी रखते थे क्या? आप इस चीज को सोचिए, जिस तरीके से जो सोच इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है संविधान के प्रति, अगर वो सोच कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की होती, या उसके दशांश भी होती, या उसकी लेश मात्र भी होती, तो इस कोई बन सकता था क्या? लेकिन इन्हें सबको बदनाम करना है, इन्हें सारे संवैधानिक संस्थानों के ऊपर एक किसी न किसी रूप से भ्रम का साया, विपक्षी हम लोग क्या नाम आरोप लगा रहे बेईमानी का, लाभ इन्हीं का हो रहा है। आप बात समझिए, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं हम, उनके ऊपर बेईमानी की बात कर रहे हैं, लाभ किसका हो रहा है? लाभ भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हो रहा है, क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि सब चीजें संविधान ही संशय के घेरे में आ जाए। मसला ये दोनों तरफ से खेल रहे हैं, ये संविधान को ही भ्रम में, संशय में, भय में, कोहरे में ला देना चाहते, ताकि लोग कहें कि अरे यार ये सब चीजें बेकार हैं, कहां चक्कर में पड़े हो सुप्रीम कोर्ट के, कहां चक्कर में पड़ो इलेक्शन, सब भ्रष्ट हैं, कुछ नहीं हो सकता, सब वैसे ही हो जाएगा। तो ये जो इन्होंने जिसको कह सकते हैं ना किमजो टाइप की बातें हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि आखिरी जनार्दन जो है वो जनता है, वो चाहे वो सीरिया की हो और चाहे वो फिर हिंदुस्तान की। जनता तय करेगी अल्टीमेटली। अच्छा, ये जो मैंने आपको एनएचआरसी वाला कोट किया कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 है हाईएस्ट एनकाउंटर्स में, कौन पर कहेगा? एनएचआरसी भी, हाँ एनएचआरसी भी, अब तो आप ये जो कांग्रेस एनएचआरसी पर सवाल उठा रही है, इनके अपॉइंटमेंट पर सवाल उठा रही है। सवाल ये है कि ये जो 6 मेंबर कमेटी है, ये कोई नई तो नहीं है। जो 6 मेंबर कमेटी जो एनएचआरसी को चुनती है, ये कोई नई नहीं है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा अध्यक्ष हैं, और एलओपी राज्यसभा और लोकसभा 6 मेंबर हैं, ये सारे मिलकर करते हैं। ये ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जो बहुमत है वो सरकारी पक्ष का है, गवर्नमेंट का होता है, तो वो अपने तरीके से चुन लेते हैं। पर ये हमेशा तो होता रहा है, ये कोई नया तो है नहीं। इसमें ऑब्जेक्शन क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी जी और खड़गे जी? मसला मसला पहले जो विपक्ष की आवाज थी उसका महत्व दिया जाता था। आपके पास अगर विपक्ष के सांसद हैं, उन्होंने कहा इसको नहीं रखेंगे, ए को नहीं रखेंगे, तो ए को हटा दिया जाता था, 3 का पैनल आ जाता था। आज की डेट में बहुमत का डंडा चलता है कि आप नहीं रखोगे, हम तो इसी को रखेंगे। आप बात समझिए, मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि पहले अपने ये बहुमत के अभिमान में है, उसके बाद ये लोग अपने दूसरे दशानन के सर है ना, दूसरे सर की उसमें के साथ ये देखो इसकी कमेटी खराब हो गई है, ऐसा हो गया है देश, तो ये कोई संविधान है, इसमें तो कड़े कानून आने चाहिए, कड़े नियम आने चाहिए। मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा आरोप है, मोडस ऑपरेंडी उनका जो है, वो कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम पे प्रश्नवाचक चिन्ह, चाहे वो प्रतिपक्ष में हो और चाहे वो सत्ता पक्ष में हो, वो लगा करके आखिरी अटैक इनका संविधान पर है। तो वो एनएचआरसी के मेंबर्स हों, सुप्रीम कोर्ट के हों,
वो तमाम जजों, ये जो इलेक्शन कमीशन की जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस जो सुप्रीम कोर्ट ने किया था, उसको इन्होंने बदल दिया ना, क्या नाम, ऑर्डर वो ला करके, कानून ला करके। कानून ला आप करके। देखिए ना, आप बात समझिए, आज की डेट में कोई क्यों मानेगा आपकी बात? सरकारी की बात माने, क्योंकि सरकार का बहुमत है वहां पर चुनने के लिए। पर भाई काम हम तो वो लोगों ने वही अगर कर रहे हैं जो कानून के हिसाब से है। कि उस मामले में भी उन्होंने यही कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में कहा था कि जब तक सरकार संसद में विधेयक ला करके इस बारे में स्पष्टीकरण नहीं करती है, तब तक यही चलता रहेगा। अब ये आप कह सकते हैं कि ये मोरालिटी ऑफ द गवर्नमेंट है कि अगर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने बोल दिया कि आप इस तरीके से चुनिए इलेक्शन कमिश्नर को, तो आपको वैसे चुनना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वो तरीका ही बदल दिया। इसके पीछे अगर सरकार छुपना चाहती है, मैं आपको दूसरा उदाहरण दे देता हूँ। जी। वहां कहाँ छुपेगी सरकार? दिल्ली हम्म। सरकार में जिस तरीके से अपॉइंटमेंट हुए थे, अपॉइंटमेंट का अधिकार दिल्ली की सरकार को था। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को अपहोल्ड किया कि नहीं, क्या ना, अपॉइंटमेंट का अधिकार दिल्ली सरकार के पास में है। उसको भी दिया गया। आपने ला करके नहीं पलटा संसद में, विधेयक ला करके। हम्म। आप देखिए ना, आप उसमें कैसे छुपेगी सरकार? सरकार दिल्ली की, अपॉइंटमेंट हम्म। केंद्र करेगा। आप इस चीज को देख, इसमें इसमें आप किस फैसले पर छुप जाएंगे? आप बताइए। हमको कहते हैं साहबानों प्रकरण साहब पलट दिया आपने। इतिहास में ये दो काले अध्याय हैं जो समय आने पर अपनी बात रखेंगे। चाहे वो सुप्रीम को, क्या नाम, चीफ इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट, कमिश्नर के अपॉइंटमेंट का प्रोसेस हो, और चाहे दिल्ली सरकार के अधिकारियों को अपॉइंट करने का प्रोसेस हो। ये जो दो काम इन लोगों ने संसद के बहुमत के जोर के जरिए कराए हैं ना, इसको इतिहास याद रखेगा। आप याद रखिएगा मेरी बात को, कि भारतीय जनता पार्टी आज सांप्रदायिकता के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर बहुमत के अभिमान में है। लेकिन जिस दिन लोगों की आंख खुलेगी, जिस दिन उनको ये पता चलेगा कि इन लोगों ने छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर हमारे अधिकारों पर डाका डाल दिया, एक सेट पैटर्न को, सेट सिस्टम को तबाह कर दिया, तहस नहस कर दिया, उस दिन भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, मैं सोच के डरता हूं। चलिए ठीक है, जनता तय करेगी, भविष्य तय करेगा इस पर क्या होता है। ठीक है सुरेंद्र जी, इसको यहीं खत्म करते हैं। बहुत नमस्कार। धन्यवाद।